नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक दिलचस्प और प्रेरणादायक पॉडकास्ट में। मैं आपकी होस्ट अवनी नागर और आज मेरे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने सिर्फ गौशाला की नींव ही नहीं रखी है, बल्कि उन बेजुबान जो जानवर हैं, जो जिनको बोलने का भी अधिकार नहीं है, उनके लिए एक सेवा का केंद्र बना दिया है। जहाँ सब अपना फ़ायदा देखते हैं, वहाँ उन्होंने सेवा की राह को चुना है। तो आज हमारे साथ हैं प्रवीण सिंह जी चौहान। नमस्कार सर। नमस्ते सर, जैसे मैंने बहुत बातें सुनी हैं आपके बारे में, बहुत चीज़ें सुनी हैं आपके बारे में, तो मैं चाहती हूँ कि एक छोटा सा परिचय आपकी तरफ से हमारे दर्शकों के लिए। राधे राधे। मैं प्रवीण सिंह चौहान, फाउंडर ऑफ बेबीराज फाउंडेशन और राधे कुंज से काम करने गौशाला। शायद इस एक साल के अंतराल में आपने मेरा कार्य सोशल मीडिया के द्वारा देखा होगा, तो परिचय देने की शायद ज़रूरत कम ही पड़ेगी। आप लोगों ने हमारा कार्य देखा है जो धरातल पर पूरे भारत में चल रहा है। राधे राधे, जय गौ माता। जो जर्नी है, आपने क्या सोच के शुरू करी होगी? ये जर्नी तो आज से नहीं, जब मुझे समझ आई थी कि दुनियादारी कैसी होती है, दादाजी से इंस्पायर होके, ये ज़मीन भी ऐसी ज़मीन है जहाँ पर दादाजी का सपना था कि यहाँ पर ही गौशाला बनानी है। अच्छा। और जब सक्षम हुए हम, ये ज़मीन खरीदी और यहीं पर मैंने 2 गौशाला बनाई। तो लगभग तब आपकी क्या एज रही होगी जब आपको पता चला कि दुनियादारी ऐसी होती है? मतलब सीन कुछ ऐसा है कि समझ तो तब से आ गई थी, पर दादाजी मतलब जितना हम नहीं करते थे उतना दादाजी करते थे। मतलब हमारे जो मेरे दाता हुकुम है, उनसे इंस्पायर होकर ही मैं सब कुछ कर रहा हूँ। अच्छा। उस समय में दाता हुकुम ने एक पूरी बस्ती को गोद ले रखा था जिसमें वो सब कुछ करते थे। तो ये सीख वहीं से आई है। जब दादाजी का भगवान के पास वो चले गए, तब वो विरासत में छोड़ के चले गए कि जो काम मैंने अधूरा छोड़ा है वो मेरे पोतों को करना है। और वही काम हम आगे बढ़ा रहे हैं और वही उनके कदमों पे चल के कर रहे हैं। तो जब आपने जैसे पढ़ाई करना शुरू किया होगा, आपने अपनी 12th की होगी, ग्रेजुएशन की होगी, तब आपका सफ़र कुछ अलग करने का होगा और फिर एकदम से इसके ऊपर स्विच करना या अपना प्रोफेशन इसके अंदर पूरा चेंज कर लेना, ऐसे नहीं आते मेरे पास में। मेरा सफ़र शुरू से यही था कि मुझे यही करना है। अच्छा। ये सब तो डिग्री वगैरह जैसे बीकॉम एमकॉम कर रखी है मैंने, कॉलेज में भी मतलब सब कुछ कर रखा है। ऐसा नहीं है पढ़ने में, चल बोला, पढ़ने में भी ठीक ठाक है, एवरेज स्टूडेंट है, पर मन में यही था कि सिर्फ यही करेंगे और वहीं चलते रहे और वही करते गए और आज आपके सामने बैठे हैं। मतलब आपने बचपन से ये सोच ही रखा था। हाँ। तो जैसे क्या होता है ना कि गौशाला नाम सभी सुनते हैं, गौशाला में 1-2 बार सब आते भी हैं, लेकिन यहाँ की जो काम होती हैं, यहाँ की जो चीज़ें होती हैं ना, वो बहुत अलग होती है और शायद आम जन को नहीं पता। तो आप थोड़ा सा इस बात पे मुझे डिस्क्राइब करेंगे कि किस तरीके से गौशाला चलाई जाती है, सुबह से लेकर शाम तक जो इतने काम होते हैं यहाँ पे, जो शायद किसी को पता नहीं होते, शायद मुझे भी नहीं पता है, तो वो आप थोड़ा सा बता दीजिए। जैसे ऐसा है कि जब इस फील्ड में मैंने पैर रखा था तो मुझे ये चीज़ पता थी कि ना मेरी कोई पर्सनल लाइफ होगी, ना मैं अपनी फैमिली को समय दे पाऊँगा, ना मैं किसी फंक्शन में जा पाऊँगा। मतलब मुझे अगर इस फील्ड में उतरना है तो मुझे सब कुछ त्यागना पड़ेगा और वही हुआ है। इस 500 दिन मुझे कंप्लीट हो चुके हैं, 500 से ज़्यादा। ये पिछली 1 फरवरी को 2024 से मैंने स्टार्ट किया था और आज 2025 है और 1.5 साल से ज़्यादा मुझे हो चुका है और अभी तक ना मैंने कोई अपने लिए समय दिया है, ना समय निकाला है और निरंतर हम सेवा में ही लगे। पहले एक गौशाला बनाई, फिर दूसरी बनाई और अब तीसरी की तैयारी में चल रहा है। अच्छा, तो जैसे अभी आपने फैमिली की मुझे बात बताई, तो मैं आपसे पूछूंगी कि इस सफ़र में आपके साथ आपकी फैमिली ने, आपके फ्रेंड्स ने दिया या आप इस राह पे अकेले ही निकले? निकला अकेला था, पर कहते हैं ना कि अच्छे कामों में सब साथ देते हैं और बिना फैमिली के सपोर्ट के आप कुछ नहीं कर सकते। आज ज़मीन की वैल्यू 2 CR से प्लस है और एक बार बोलने पर पिताजी ने ज़मीन ऐसे ही दे दी कि चल ठीक है पता। और उसके बाद जब दूसरी गौशाला बनाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, फंड नहीं था मेरे पास, तो हमारे कंस्ट्रक्शन का काम है और पापा ने को जब पता पड़ा कि कंडीशन ख़राब जा रही है तो एक जेसीबी यूँ ही सेल कर दी कि अच्छा, जब होगा देखा जाएगा। अभी नई गौशाला बना, वही 23 लाख फैमिली रुपए जेसीबी बेच के और ये गौशाला बने जो आपके सामने है।
तो फैमिली का सपोर्ट होना लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। 20% कार्य मेरा, 80% मेरे पिताजी का है, जो मुझसे ज़्यादा इस गौशाला में कार्य करते हैं। सही है। तो जैसे फंड्स के तो इशू आते ही हैं, और जैसे डेली का जो हमारी जो गायें हैं उनके लिए जो चारा पानी इसकी व्यवस्था फिर कैसे होती है डेली बेसिस पे? जैसे 4.5 बीघा में अलग अलग जो भी मेरी ज़मीन है वहाँ पर इनके लिए हरा चारा रचका ऐसे उगा रखा है। 3 लोग रख रखे हैं, डेली पिकअप भर के वो काट के लेके आते हैं, उनको डालते हैं। 300-400 किलो डेली का दलिया आता है, उसका मेडिसिन और दूसरी चीज़ें डेली, फिर सूखा चारा 1 ट्रैक्टर डेली चाहिए, फिर जो कमज़ोर है उनके लिए मेडिसिन वगैरह और हर चीज़ की सुविधा हमने पर डे के हिसाब से करनी पड़ती है। तो ये गायें जो हैं हमारी, आप उनको कहाँ से आप रेस्क्यू करते हैं या कहाँ से हमारे पास आप लेकर आते हैं? जैसे मेरी मुहिम ही एक ही है कि जो रोड साइड निराश्रित गोवंश है, जो कचरों पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जो दूध देने में सक्षम नहीं है, जिन्हें तस्कर उठा के लेकर चले जाते हैं। इस गौशाला में अभी 300 के आसपास गोवंश होने को आई है नंदी महाराज, और सारे गोवंश वही है। या तो हम तस्करों से बचा कर लाएं, या कचरों के डंपिंग यार्ड से उठा के लाएं, या रोड साइड एक्सीडेंट होने की वजह से लाएं, या रोड पर तड़प रही थी उनको लेके आए। तो सारे ऐसी गोवंश है जिनको सेवा की ज़रूरत थी, और जिन्होंने उनके परिवार को हमेशा दूध पिलाकर बड़ा किया, उनके परिवार द्वारा उन्हें छोड़ दिया गया, और वही आज भटकती और हम उनका सहारा बने, और हम आज उनकी सेवा कर रहे हैं। आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं कि शायद इसके लिए तो मेरे पास कुछ ज़्यादा शब्द है ही नहीं। पर जो तस्करी की अगर हम बात करें तो बहुत सारे तस्करी होती है यहाँ पे, नाथद्वारा साइड भी बहुत ज़्यादा होती है। तो भारत में ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहाँ पे तस्करी नहीं होती है। तो यहाँ पे मैंने सुना है कि आप भाई सरी लेकिन बात करें नहीं पॉडकास्ट कराना नहीं चाह रहा है। ऐसे मत करो यार। चल अंदा अंदा, आपको ले लिया हमने पॉडकास्ट में। तस्करी करते हैं और इसका कैसे मामला आपको पता चलता है, या ये सब चीज़ें कैसे होती है तस्करी वाली, आप मुझे थोड़ा सा इस बारे में बताएंगे? ये चीज़ें तो हम बता नहीं सकते कि कैसे क्या है, कि लीक नहीं कर सकते हैं। हाँ। पर ये है कि नेशनल हाईवे पर ये मेरी ज़मीन है, जो कि हाईवे से 100 मीटर ही दूर है, और यहाँ पर ये मेरा बेस तैयार हो रहा है। ये तो सिर्फ एक आने वाले समय में मेरे कार्यों का 20% भी नहीं है, अभी तो सिर्फ स्टार्ट किया है, जर्नी पूरी बाकी है। और हाईवे पर गौशाला बनाने का जिम्मा यही था कि या तस्करी की न्यूज़ आते ही हम सीधा हाईवे पहुंच जाते हैं, सीधी उस गोवंश को रेस्क्यू करके ले आते हैं। तो ये तो बहुत रिस्की रहता है, तो फिर आप कैसे करते हैं इसको? रिस्की तो देख लो ये भी है, पर इनके लिए कुछ भी करेंगे, संकल्प लिया है। हाँ। आती है धमकियाँ, पर जो बैकग्राउंड है थोड़ा हमारा भी अच्छा है, इस वजह से जो तो यहाँ आसपास के लोग तस्करी करते हैं उनको पता है कि इनके हत्थे चढ़ गए तो इनकी हालतें ख़राब होगी, जो कि वीडियो के हम बता नहीं सकते हैं कुछ चीज़ें, पर जो बताई है उनके द्वारा आप समझ जाएंगे कि कैसे क्या करते हैं। तो मतलब ऐसा होता है ना कि कितनी बार जो चीज़ें हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है, क्योंकि आपने भी जब चीज़ें सोची होगी, स्टार्ट किया होगा, उसके बाद लगभग बहुत सारी मुश्किलें आई होगी, हर दिन मुश्किलें आई होगी। तो आपने कभी तो आपको ऐसा लगा होगा कि नहीं बस अब मेरा हो गया, अब मेरे में हिम्मत नहीं है, या अब मैं नहीं कर सकता? जैसे जर्नी की जब स्टार्ट हुआ था, मैंने चैलेंज लिया था 365 दिन का। क्या आप वो डेट बता सकते हैं मुझे? 1 फरवरी 2024। ठीक। तब मैंने ज़मीन में पैर रखा था, तब ये बंजर ज़मीन थी, और आज भी इस ज़मीन पर मैं टिका हुआ हूँ और निरंतर टिका रहूँगा। और जैसे समस्याओं का सामना करना हो, तो ये था कि जर्नी जब स्टार्ट हुई थी तब हर दिन समस्याओं का सामना करना पड़ा था। कभी फंड की, कभी किसी दिक्कत की, पर वो बोलते हैं कि आप अगर निस्वार्थ कार्य करते हैं उसमें भगवान भी आपकी सहायता करता है। बिल्कुल। ठाकुर जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर था, इसीलिए मेरे जो काम नहीं हो रहे थे वो भी थोड़ी सी समस्याओं के बाद होने लग जाते थे। तो जब मेरे पास फंड नहीं था तो भगवान कहीं से फंड भेज देते थे। तो अभी तक तो मेरा कार्य, आज दिन का रिकॉर्ड है, एक कार्य भी नहीं रुका है, और ये ऐसे भी रोकने नहीं देंगे। अरे भाई तू मैंने मार दे, हटी जा।
आप कुछ किस्सा शेयर करना चाहेंगे, आपकी जो ये जर्नी थी उसमें से आपको जो आपका सबसे ज़्यादा इमोशनल रहा हो कि बस अब यहाँ तो मेरे आंसू नहीं रुक पाएंगे, ऐसा कोई किस्सा आपके साथ हुआ हो? कोई किस्सा तो क्या है, कोई भी इंसान हो गया, अगर वो 365 दिन तक रेगुलर कार्य करता है किसी चीज़ का संकल्प लेके, और जब उसका संकल्प पूरा हो जाता है तब किसी के भी आंखों में आंसू आएंगे। वैसे ही मेरा इमोशनल पॉइंट वही, टर्निंग पॉइंट वही है कि भाई 365 दिन रेगुलर काम करना और एंड में आके गौशाला का उद्घाटन करना और निराश्रित रोड साइड गोवंश का रेस्क्यू करके गौशाला में लाकर उनकी सेवा और रक्षा करना, तो यही मेरे लिए सबसे इमोशनल। और यहाँ पे जैसे मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारी गायें हैं, तो इन सब के आपने अलग अलग नाम रख रखे होंगे। हाँ, ये बोला है, ये भोला तो नहीं है? लक्ष्मी है पीछे, सबके नाम है। तो यहाँ पे सबसे ऐसे मतलब इनके साथ भी आपके मूवमेंट्स होंगे बहुत अलग अलग, तो आप कुछ ऐसे एकदम कोई अच्छा सा कोई किस्सा शेयर कीजिए जो बहुत ऐसे मस्त रहा हो। किस्से तो अब यूँ हैं कि सबके साथ अच्छे रहते हैं मेरे, हाँ, सबके साथ अलग बॉन्ड है, और इनको भी समझ में आता है कि अगर ये निस्वार्थ कार्य है, निस्वार्थ भाव है, तो ये समझ रहे हैं तभी आपके पास बिना बोले आ रहे हैं। क्योंकि ये बोल नहीं सकते पर ये अपने भाव को समझ सकते हैं। अगर सारे भगवान इनमें वास करते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपकी फीलिंग को भी समझ सकते हैं, तो इस वजह से ये भी अभी मेरी फीलिंग को समझ रहा है और ये भी चाहता है कि मैं पॉडकास्ट में आऊँ। बाकी ये कभी मेरे पास नहीं आता। अच्छा, मतलब ये आज ही ऐसे आ रहा है। कैमरा अटेंशन कर रहा है ये। हाँ, मुझे भी लो, आप इनको एकदम अच्छे से फ्रेम में ले लेंगे। तो मैं आपके साथ एक छोटा सा अपन रैपिड फायर करते हैं जो सिर्फ आपके पर्सनल आपका रहेगा, ठीक है? हाँ। घर या गौशाला? गौशाला 500 दिन से। घर शांति या उत्साह? उत्साह। सुबह या रात? दोनों। बोलना या सुनना? बोलना। किताबें या फिल्में? दोनों नहीं। दोनों नहीं? सभी पशु पक्षी या फिर गाय? फर्स्ट प्रायोरिटी गाय, उसके बाद सारे जीव। शहर या गांव? गाँव। खुद पे विश्वास या दूसरों पे विश्वास? खुद पे विश्वास। सोशल मीडिया या ऑफलाइन? सही समय पे सही चीज़ें, दोनों। अच्छा, वेज या नॉन वेज? ये भी पूछने की बात है, खिलाफ हूँ मैं। हाँ, और किसी जीव की हत्या करके खाना है, पाप है। हमारे सनातन धर्म में भी ये चीज़ बोली गई है। भगवान ने बहुत चीज़ें दे रखी खाने को, वो खाएं। किसी निर्दोष जीव की हत्या करके खाना पाप है, तो समझ जाएं। टीम वर्क या सोलो? शुरू से अकेले कार्य किए है, पर अब टीम वर्क की ज़रूरत है, तो वो भी है। कॉर्पोरेट या सेवा तो मुझे पूछने का पॉइंट ही नहीं बनता, मैंने लिखा था पर मैं खुद ही बोल देती हूँ उसका जवाब, सेवा। चाय या कॉफ़ी? चाय। अपनों का साथ रहना या अकेले रहना? अपनों के साथ। पढ़ना या फिर लिखना? पढ़ना। और आप अगर कुछ बताना चाहें तो मुझे आप ज़रूर बता सकते हैं। जैसे हमारा फाउंडेशन भी चलता है, बेबीराज फाउंडेशन, जो कि दादाजी से इंस्पायर होकर तब हमने स्टार्ट किया था। 6-7 साल से मेरा फाउंडेशन चल रहा है। उस फाउंडेशन में ऐसा है कि भारत में काफ़ी फाउंडेशन चलते हैं जो पर्टिकुलर किसी चीज़ को लेके चलते हैं, पर मेरा यह मानना है कि अगर आप किसी फाउंडेशन को रन कर रहे हैं तो आप आपके हाथों द्वारा जो कार्य कर सकते हैं वो आपको करना चाहिए। इन 2 हाथों से जो कार्य आज दिन तक मैं कर पा रहा हूँ या कर सक रहा हूँ, वो सारे कार्य मैंने किए, जिसमें फाउंडेशन में चाहे अनाथ बच्चों को गोद लेना हो, और आपकी पॉडकास्ट के माध्यम से मैं एक चीज़ और एक मैसेज सबके पास पहुंचाना चाहता हूं कि आज सोशल मीडिया पर एक ऐसी हवा बनी हुई है जहां पर हर कोई फेम के चक्कर में, और वो उसको सेवा का रूप दे रहे हैं कि कहीं भी जाके कुछ भी हर किसी को कुछ बांट के आ जाते हैं। हाँ। कहीं कुछ राशन दे दिया, कहीं कुछ दे दिया, और वीडियो बना के अपलोड कर देते हैं। बिल्कुल। उसकी वजह से उनका भविष्य खतरे में जा रहा है, वो उनके आदी हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो आने वाले समय में इन पर हावी होता जा रहा है, और ये चीज़ें बिगड़ती जा रही है। इसका सही उदाहरण है, अगर आपको सेवा करने की इतनी प्रबल इच्छा होती है, या आप सेवा करना चाहते हैं, या आप सेवा करने में सक्षम हैं, तो किसी भी अनाथ बच्चों को गोद ले लें। अगर आप ज़्यादा सक्षम नहीं, आप 6 महीने के लिए गोद ले लें, साल भर के लिए गोद ले लें। अगर आप सक्षम हैं तो उसे किसी बच्चे को आजीवन गोद ले लें, तो कहीं नहीं, या किसी फैमिली को गोद ले लें, ज़्यादा ही पैसे हो तो उसकी वजह से क्या, उसकी पूरी फैमिली का जीवन सुधर जाएगा। आप एक बच्चे को कुछ खिला देते हैं, फिर किसी बस्ती में जाकर कुछ खिला देते हैं, तो उसकी वजह से क्या सब चीज़ें बिगड़ती है।
ये चीज़ मैंने भी एक समय पे करी थी। अब मुझे रियलाइज़ हुआ है कि ये चीज़ें गलत है और ये नहीं करनी चाहिए। उसके बाद मैंने एक पूरी फैमिली को गोद ले लिया है, 10 अनाथ बच्चों को गोद ले लिया। 2 साल से उनकी देखभाल कर रहा हूँ। आज वो पढ़ रहे, लिख रहे हैं, खा पी रहे हैं और अच्छे से रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सेवा इस तरह करनी चाहिए। बिल्कुल, सेवा ऐसी होनी चाहिए कि वो निस्वार्थ भी हो और जीवन परांत चलती रहे वो। हाँ जी। मेरा एक छोटा सा और क्वेश्चन है कि आपको सुबह 5 बजे अलार्म उठाए तो ज़्यादा अच्छा लगता है या गायों की आवाज़ से आपको उठना ज़्यादा अच्छा लगता है? अब बात ऐसी है कि 1 साल हो चुका है, 1.5 साल हो चुका है और अब वैसा रूटीन सेट हो चुका है कि न तो मेरे को कहीं बाहर जाना पसंद है। इस गौशाला को छोड़कर मैं कहीं एक दिन भी बाहर चला जाता हूँ तो मुझे वो ऐसा लगता है कि कब याद आने लगती है। भाग के मेरी गौशाला में जाऊँ। उठने का टाइमिंग तो फिर 5:30 बजे हमारी नींद अपने आप खुल जाती है और बाकी इनकी घंटियाँ उठाई देती है। तो आपका दिनचर्या क्या रहती है पूरा दिन, सुबह 5:30 बजे से रात तक? दोनों गौशालाओं की देखभाल करना, गौवंश की देखभाल करना, उनके खाने की व्यवस्था करना, अच्छे से प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना और ऐसे करते करते रात की 5:30 सुबह 5:30 बजे से लेकर रात की 11-12 बज जाती है। फिर रोड साइड से रेस्क्यू करना, कहीं तस्करी का आ जाए तो उन पर जाके उन गौवंश को बचाना, कहीं एक्सीडेंटल हो जाए तो उसे एक्सीडेंटल गौशाला पहुंचना या नॉर्मल हो तो अपनी गौशाला लाना। और ऐसे ही फिर अनाथ बच्चे हैं उनको भी देखना और इसी में पूरा समय निकल जाता है। तो दूसरी वाली गौशाला का नाम क्या है अपना? जैसे इसका अभी तक नाम नहीं रखा है हमने। हाँ। पर ये मैंने एक ऐसी गौवंश को समर्पित करी है जिसकी पहली गौशाला में पहली गौवंश को हम लेके आए थे, उसकी कचरे खाने की वजह से मृत्यु हो गई थी। अच्छा। उसका नाम गौरी था और दूसरी गौशाला का नाम गौरी गौशाला ही रखा है। गौरी गौशाला ही रखा है, उनके नाम पे ही आपने समर्पित किया है। तो जैसा आप प्रवीण जी काम जो कर रहे हैं बिल्कुल निस्वार्थ होकर और ठाकुर जी की आप पे इतनी कृपा बरस रही है, आशा करते हैं ऐसी कृपा बरसती रहे, तो मुझे लगता है आगे जाके ज़रूर आपके ऊपर एक मूवी बनेगी और बननी ही चाहिए। तो आप अगर सजेस्ट करेंगे तो आप उसका क्या नाम रखना चाहेंगे? नाम तो दूर की बात है, पर पहली बात आज तक किसी न्यूज़ में, पेपर में या किसी गौ सेवक के बारे में कभी कोई प्रचार नहीं किया जाता है। कभी गौ सेवक का नाम भारत में तो अच्छे दर्जे से नहीं लिया जाता है। कभी राजनीतिक में चले जाओ तो वहाँ पर आपको किसी गौ सेवक के बारे में कोई आर्टिकल या किसी के बारे में, आज जितने भी धरातल पर गौ सेवक हमारे कार्य कर रहे हैं, मैं उनके लिए एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप लोग निस्वार्थ कार्य कर रहे हैं। आप पर सीधा उस ठाकुर जी भगवान का हाथ है, आप करते जाएं। हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हमें ना मूवी की ज़रूरत है, ना सोशल मीडिया की ज़रूरत है, ना राजनीतिक सपोर्ट की ज़रूरत है। हमारे ऊपर इन गौ माता का आशीर्वाद है, तो इसीलिए हम सारे कार्य कर पा रहे हैं। आज मैं 2 गौशाला बना चुका हूँ 25 साल की एज में, तो कहीं ना कहीं ठाकुर जी का आशीर्वाद था तभी बना पाए। नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन जो कार्य हम करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो शायद उनको उस चीज़ से थोड़ी बहुत प्रेरणा मिल जाए। तो इसलिए होता है कि पता तो लगना चाहिए और पता लगेगा, बिल्कुल पता लगेगा। और मैं आप सभी लोगों से भी ये कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी की सेवा कर रहे हैं या आपको इसके बारे में पता चलता है तो हमें उसके बारे में लिखना, इसके बारे में आर्टिकल्स देना है, या हम लोग जो मूवीज़ बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाते हैं, इसके माध्यम से सभी लोगों तक ये बात पहुंचानी चाहिए। और प्रवीण जी, मुझे पता है कि आपकी मूवी 100% बनेगी, तो मुझे आप बताइए कि आप टाइटल क्या रखेंगे? टाइटल आप सोच के बता दें। आप बताइए। इनका आइडिया ही नहीं है, कभी मूवी देखना ही कम पसंद। तो अच्छा चलिए, आपकी जो इतनी सारी जो गौवंश हमारे यहाँ पे, उनका कोई हटके नाम आपने कभी रखा हो, उसके ऊपर हम सोचेंगे। नाम है, जैसे हमारी एक गौवंश है जिसका नाम मोगर है। मोगर जो दोनों आंखों से ब्लाइंड है। अच्छा। देख नहीं सकती है, जिसे किसी मालिक ने किसी गौशाला में छोड़ दिया था। उस गौशाला में उसको काफ़ी डिजीज़ हो गई थी जिसके उसका पूरा शरीर बाहर आ जाता था। अच्छा। दोनों आंखों से ब्लाइंड, उसके बाद डिजीज़, और उसके बाद एक जगह बांध के रखना, उसका शोषण करना। तो उस गौशाला से हम रेस्क्यू करके अपनी गौशाला लाए। आज मोगर 2 साल हो चुके हैं। 2 साल होने के बावजूद भी 35 अनाथ बच्चों को उसने दूध पिलाकर बड़ा किया है और निरंतर अभी भी अनाथ बच्चों को दूध पिला के बड़ा कर रही है। तो मोगर एक ऐसा नाम है जो जिसे हम कामधेनु गौ माता बोल सकते हैं, जिसे जगत जननी बोला जा सकता है। माँ तो माँ होती है, वो चाहे गौवंश हो या फिर अपनी माँ हो, भले ही अगर आंखों से नहीं भी दिखाई दे रहा है तो वो अपने बच्चों का भरण पोषण तो कर ही रहे हैं।
प्रवीण जी, आपके जो कार्य हैं उसे देख के लगता है कि गौ सेवा सिर्फ एक सेवा नहीं है, इसे हम जीवन दर्शन कह सकते हैं। और मैं यही आशा करूंगी और जितने भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं मैं उन्हें यही बोलूँगी कि अपना फ़ायदा ना सोचें, सेवा कर रहे हैं तो निस्वार्थी सेवा करें। ऐसा नहीं है कि एक स्टोरी बनाने के लिए, या जो सोशल मीडिया का आजकल के दौर चल रहा है कि सोशल मीडिया है, चलो चारा खिलाते हुए हमने स्टोरी डाल दी है और ये हमारी सेवा हो रही है। ऐसे ना करें, जितना हो सके अपनी मन से सेवा करें, इस चीज़ में अपना समय, अपना समर्पण देने की कोशिश करें। और प्रवीण जी, आपको बहुत 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 सारी बधाई है अभी तक के इस कार्य के लिए, आपके संघर्ष के लिए, और आगे आप जितना संघर्ष करने वाले हैं उसकी तरफ से भी, उदयपुर ब्लॉक की तरफ से भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ठाकुर जी की कृपा आपके ऊपर ऐसे ही बरसती रहे और आशा करते हैं कि आपका कार्य ऐसे ही चलता रहे, बहुत गौवंश आपके आसपास हो और गौ माता का आशीर्वाद आप पे बना रहे। राधे राधे।